अभी हम यूनिट 8 कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका। तो इसको समझ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। तो अराउंड 2.25 मिलियन जो है इंडियन लोग, मतलब भारतीय लोग अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग हैं इंडियन ओरिजिन पीपल, ठीक है, और ज़्यादातर वो मॉरिशस वगैरह में रहते हैं। अराउंड 1 मिलियन जो पीआईओ है वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है, और कुछ ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न इंडियन ओशन अफ्रीकन कंट्रीज में भी रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पीआईओ, तो पीआईओ मैंने आपको अच्छी तरीके से 4th 5th 6th चैप्टर में दिखाया है। प्लीज़ जो आपके चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं उसको उस हिसाब से देख लीजिएगा। 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ओवरऑल सब कुछ समझने में, ठीक है। तो पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसा कि इसमें भी बता रखा है। तो इनके दादा परदादा कोई भी भारत में पैदा हुआ होगा, फिर ये लोग वहीं पे रह रहे हैं, मतलब भारत के ओरिजिन के हैं, बट भारत से कोई खास रिलेशन रखते नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी लोग गए थे, ये बधुआ मजदूर बन के गए थे, ब्रिटिशर्स इनको लेके गए थे। इसी तरीके से कैरेबियन वगैरह में भी गए थे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इतिहास जब भारत का शुरू होता है कि भारत के लोग बाहर जा रहे हैं, यानी इंडियन डायस्पोरा किसी कंट्री में जा रहा है, उसका इतिहास ब्रिटेन के आने के बाद ही शुरू हुआ, जब वो बधुआ मजदूर बना के लोगों को लेके गए। तो आपका आंसर ऑलमोस्ट सारे जगह पे ऐसे ही शुरू होगा, ठीक है। मैं अफ्रीका का आपको मैप दिखा देती हूँ। ये रहा आपका अफ्रीका का मैप। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि साउथ एरिया ये है, साउथ का जोन ये है, नॉर्थ का जोन ये है, ईस्ट का जोन ये है, एंड वेस्ट का जोन ये है, ठीक है। तो इधर आपको एक कंट्री भी मिल जाएगी साउथ अफ्रीका करके, यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट नॉर्थ में मिल जाएगी, ठीक है। ये तंजानिया, केनिया, इथोपिया, ये सब हो गया। मॉरिशस आपका माली वगैरह वाला जोन हो गया, ठीक है। तो आप थोड़ा मैप खुद भी देख लिया करिए। रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी ईस्ट अफ्रीका में जो भारतीय गए थे वो रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए गए थे, ज़्यादातर उनको ब्रिटिशर्स लेके गए थे। और फ्री पैसेंजर इंडियंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, अर्थात जो कॉलोनी के टाइम में गए थे या उससे थोड़े से पहले भी गए होंगे, जो कि वहाँ पे एज अ व्यापारी गए थे, ठीक है। और फ्रैंकोफोन अफ्रीकन कंट्रीज में भी कुछ पीआईओ रहते हैं। तो फ्रैंकोफोन अफ्रीकन कंट्रीज क्या होती हैं? लोगों को फ्रैंकोफोन अफ्रीकन कंट्रीज में भी लेके गए थे, ठीक है, भारतीय लोगों को, एंड वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। तो फ्रैंकोफोन अफ्रीकन कंट्री कौन सी है? वो कंट्री जहाँ पे फ्रेंच को ऑफिशियल भाषा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अफ्रीका में, ठीक है। फ्रेंच, जैसे अंग्रेजी हम भारतीय हैं फिर भी हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज में से है, बट ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्रेंच अफ्रीका में ऑफिशियल लैंग्वेज है। इन अगर मैं कंट्रीज का नाम बताऊं तो टैंगो हो गया, ठीक है, कॉन्गो हो गया, माली हो गया, तो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इन कंट्रीज में फ्रेंच बोला जाता है, ठीक। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वेस्ट अफ्रीका के, अब वेस्ट अफ्रीका के कंट्रीज में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगी, या उनको फ्रैंको अफ्रीकन आप कंट्रीज कह देते हो, ठीक है। एंड एरिया में गए थे, उनका सेम सिचुएशन वही था, क्योंकि बथुआ मजदूर बन के गए थे, तो एक्सप्लॉइटेशन वगैरह ये सब चीज़ कॉमन थी, ठीक है। और जिन लोगों को केनिया या साउथ अफ्रीका वगैरह में लेके गए थे ब्रिटिशर्स, वहाँ पे जो इंडियंस का हाल था वो ब्लैक एंड वाइट के बीच में सैंडविच वाला सिचुएशन था। तो आपको जिस तरीके से पता है कि हम ब्राउन स्किन के दिखते हैं, ठीक है, और ये जो यूरोप के लोग हो गए वो वाइट स्किन के दिखते हैं, और साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर लोग मतलब ब्लैक स्किन के होते हैं। तो आपको पता है कि रंग भेद का जो सिचुएशन है वो बहुत शुरुआत से ही चला आ रहा है, ठीक है। लोग हमेशा से रंग को सुपीरियरिटी से लेके देखते हैं। मान लीजिए कि आप गोरे हैं तो माना जाता है कि आप सुपीरियर स्थान पे हैं, काले हैं तो नहीं है। तो ये ब्राउन जो भारतीय लोग गए वो सैंडविच वाला था, ठीक है। उसके बाद एक और इशू था भारतीय लोगों को अपनी आइडेंटिटी बचा के रखना, ठीक है, क्योंकि आप जब कहीं जाते हो वहाँ के कल्चर को अपनाने लगते हो तो फिर आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस भी होने लगती कि आप कहाँ से वो हो। अगर हम बात करें इंडियन को भारत नहीं आए थे, तो आपको पता होगा कि गांधी जी की बार बार हम इतिहास की किताब में पढ़ते हैं कि उन्होंने वाइट लोगों के खिलाफ अफ्रीका में भी आंदोलन किया था। तो भारत में आके नॉन कोऑपरेटिव, सिविल डिसोबिएंट, सत्याग्रह वगैरह करने के से पहले 1920 से पहले वो अपना ये सब मेथड जो होता है नॉन वायलेंस का, मतलब असहयोग वगैरह का, उसको अफ्रीका में इस्तेमाल करके आए थे। जब वो अफ्रीका गए तो उनको बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा फील हुआ, क्योंकि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। आप रंग भेद बहुत ज़्यादा हमें देखने को, या रेस के हिसाब से भेद हमें देखने को बहुत मिलता था, ठीक है। तो उनको काफ़ी बुरा लगा, इसीलिए
जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा था रंग को लेके, काले और ब्राउन लोगों के प्रति, भारतीय और अफ्रीकन्स के प्रति, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ वहाँ पे भी उठाई थी और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए थे। अफ्रीकन्स थे या जो वाइट लोग अफ्रीका में रह रहे थे, वो एक एक्ट लेके आते हैं जिसको एशियाटिक लैंड टेन्योर एक्ट कहा जाता है। उसके हिसाब से जो इंडियन लोग थे उनको एक स्पेसिफिक एरिया तक में ही मतलब बांध के रख दिया गया। मान लीजिए कि आप आप भारतीय हैं और आपको कहा गया कि भारत का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, कि आप दिल्ली का जो नॉर्थ हिस्सा है, ठीक है, आप कहीं भी किसी और देश से हो, आप उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते, उसके अलावा कहीं और ज़मीन नहीं खरीद सकते, रह नहीं सकते। इस तरीके का एक कानून बना दिया गया, ठीक है। इस बात को बुरा लगा, मतलब ऑफ कोर्स बुरा लगेगा कि एक पर्टिकुलर लोगों के प्रति ऐसा कानून बनाया गया। तो इस बात को 1946 में यूनाइटेड नेशन के सामने भी रखा जाता है, ठीक है, और बताया जाता है कि ये रेशियल है, मतलब ये रंग भेद वगैरह के उस पे है, और एक ये जनरली मतलब हम सारे एशियंस के लिए, जैसे मान लीजिए इंडियंस हो गए, जापानीज हो गए, इन सब के लिए लॉ बनाया गया था। तो ये बोला गया कि एशियन लोगों के खिलाफ ये एक तरीके से भेदभाव है, ठीक है, और ये इवन ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भी है। आपको किसी एक एरिया तक नहीं रोक के रखा जा सकता ना, आपकी जो मानव अधिकार है उसका भी हनन है, ये कहा गया, ठीक है। इवन जो फ्रैंको मैक्सिकन थे, जो फ्रेंच मैक्सिकन टाइप के लोग थे, उन लोगों ने भी इसको मतलब सपोर्ट किया, जो हमने बोला था यूएन में जाके कि भाई ये गलत हो रहा है जो अफ्रीका में हो रहा है इंडियंस के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो भारत में जो कानून थी 1950s वगैरह में, उन लोगों ने भी कहा कि हमें जो भारतीय लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका में रह गए हैं, जो बंधुआ मजदूर बन के गए थे, बहुत कम वापस आए, ज़्यादातर लोग वहीं पे रह गए, उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको परेशान किया जा रहा था। एक बार जब जैसे मैंने बताया कि यूएन में भी हमने कहा कि ये मानव अधिकार के खिलाफ है जो इंडियंस के खिलाफ अफ्रीका में हो रहा है, लेकिन भारत को ये भी रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ भारत के प्रति नहीं हो रहा है ये भेदभाव, रंग भेद, बल्कि जो वहाँ पे और भी कम्युनिटीज़ हैं, साउथ अफ्रीका की खुद की कम्युनिटीज़ जो है, उनके खिलाफ भी हो रहा है। वहाँ पे ब्लैक लोग वहाँ के नेटिव होते हैं, वहीं के होते हैं, उनके खिलाफ भी हो रहा है, भारतीय लोगों के खिलाफ भी हो रहा है, वाइट लोगों द्वारा, ठीक है। अफ्रीका में जो इंडियंस या जो लोग रह रहे थे बाहर से, उनको एडवाइस किया कि आप अपने को उस कल्चर में ही मिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको कोई प्रिविलेज या कुछ इस तरीके का नहीं चाहिए, आपको बस वहाँ का हिस्सा बनना है, ठीक है। एक और हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ इंडियंस की बात भी ना करें, अब ब्लैक जो इशू वहाँ पे ब्लैक लोगों के प्रति और श्वेत लोगों के प्रति हो रही है, उन दोनों की बात करें। राजेंद्र प्रसाद होते हैं, वो पार्लियामेंट में एक्सप्लेन करते हैं कि कितना बड़ी ये इशू है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को रंग के हिसाब से ऊपर देख रहे हैं और किसी और को अगर वो रंग में डिफरेंट दिख रहा है तो उसके साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं है कि ब्लैक, वाइट, इंडियन, अफ्रीकन, ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप एक रंग को इतना बड़ा इम्पोर्टेंस दे सकते हो, ठीक। ग्रेजुअली वहाँ पे चेंज आता है और वहाँ पे जो ये रंग भेद वाला सिचुएशन होता है उसको हटा के एक तरीके से हम क्या करते हैं कि मेजॉरिटी रूल लेके आते हैं, यानी साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक और ब्राउन लोगों की सिचुएशन होती है वाइट के प्रति, वो थोड़ी सुधर जाती है। बिकॉज आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल कर लीजिए जल्दी जल्दी, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से उन्होंने फाइट की थी रंग भेद के खिलाफ और किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट आई और वहाँ से रंग भेद वाला इशू तो खत्म हुआ। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो, ठीक है। हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जो प्राइम मिनिस्टरशिप होती है 1946 में, नेहरू जो रिकमेंड करते हैं, देखिए 1946 में ना भारतीय लोगों को बाहर, यानी अगर भारत का रिश्ता अगर बाहर से हम बात करें, यानी दूसरे देश से, यानी हम भारतीय हैं तो हमारा अधिकार इतना हो गया था कि जो हमारा बाहर देश से ट्रेड वगैरह हो रहा है उस पर हम अपना कमेंट कर सके। तो उस टाइम पे ऐसा कमेंट करना अलाउड था भारतीयों को। पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली थी लेकिन थोड़ी बहुत मिलनी शुरू हो गई थी। तो नेहरू जी एडवाइस करते हैं 1946 में कि हम अफ्रीका में जिस तरीके से इंडियंस के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके लिए हम अफ्रीका से जितने भी जो व्यापार के रिश्ते हैं उसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ने की वजह से मैं 5% का नुकसान होता है, लेकिन होता है। उसके अलावा एक सिचुएशन ये होती है कि वहाँ पे जो
पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कलर को सपोर्ट करती है उसको वोट देके, और कई सारे जो इंडियंस या अफ्रीकनस होते हैं वो मिनिस्टर वगैरह का पोजीशन लेते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन थोड़ी चेंज होने लगती है। फिर भी अगर हम देखा जाए तो हिस्टोरिकली डिसएडवांस्ड कम्युनिटी का टैग लगाया जाता है ब्लैक या ब्राउन लोगों पे। ब्राउन का मतलब भारतीय और एशियन समझ लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो पॉलिटिकल और सोशल गैप है, ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो भी मेजॉरिटी वहाँ पे है और पीआईओ मतलब जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके बीच में, क्योंकि ऑफ कोर्स आप थोड़े से नंबर में हो और आपका बहुत कंट्रोल नहीं है तो थोड़ा तो गैप होगा ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम ईस्ट अफ्रीकन पीआईओ की बात करें, जो लोग ईस्ट अफ्रीका में गए थे तो वो ट्रेडर के तौर पे गए थे और एंशियंट टाइम से ही जा रहे हैं, ठीक है। ये अंग्रेजों से कनेक्टेड नहीं था, मतलब प्राचीन काल से ही लोग व्यापार करने के लिए जा रहे थे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे। किलवा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था जहाँ पानी का जहाज वहाँ जाके रुका करता था, और वहाँ पे इंडियन जो लोग थे वो जाया करते थे। और यहाँ पे जो सोहाली लैंग्वेज है वो ईस्ट अफ्रीका में बोला जाता था, और बहुत सारे इसमें जो वर्ड्स है ना वो गुजराती और भारत के अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। मतलब जो अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका में भाषा सोहाली बोली जाती थी उसकी भाषा पे भी भारतीय भाषा का इम्पैक्ट पड़ गया, इतने सारे लोग थे, ठीक है। एंड ये लोग ज़्यादातर फिर बाद में रेलवे कंस्ट्रक्शन वगैरह में चले गए, और उसमें से बहुत सारे लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्क में गए थे या रेलवे के वर्क में गए थे उनको जानवर चाहे इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये इनको जंगलों के बीच में काम करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन गुजरात वगैरह से रहते हैं, ठीक है। और इनको दुकान वालास भी कहा जाता है बिकॉज ये लोग काफ़ी सारा ऐसा शॉप कीपिंग वगैरह का भी काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों को अंग्रेज लेके गए थे, मतलब भारतीय लोगों को, तो कई बार बीच के समय पे जब बंधुआ मजदूर बना के लेके जा रहे थे तो इनको बहुत लोग समझते हैं, मतलब अफ्रीका की, कि ये भी अंग्रेजों की तरह हमारा शोषण ही करने के लिए आए हैं। तो ये भी एक सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। और जो ये ईस्ट अफ्रीका में लोग थे अर्ली 1920s के बाद ये अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिखाने लगते हैं। जीवानजी के लीडरशिप में एक लीडर होते हैं और ये चाहते हैं कि जो इनका लिंक है वो इंडिया से कभी ना टूटे, ठीक है। साथ एक जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है, फ्रेंच और इंग्लिश गवर्नमेंट होती है, वो एक तरीके से एक लॉ या एक तरीके का अनाउंसमेंट कहती है, एक पॉलिसी बनाती है जिसको पैरामाउंसी ऑफ नेटिव कहते हैं। यानी जो अफ्रीका के नेटिव है, जो वहीं पे जन्मे हैं, वहीं के लोग हैं, उनको ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस वजह से क्या होता है ना कि जो अफ्रीकन लोगों के बीच में और भारतीय ओरिजिन के जो लोग होते हैं उनमें गैप क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उनको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनको वो भी नहीं किया जाता। डीकोलोनाइजेशन का फेज शुरू होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट नेहरू जी के अंदर होती है और ये जो चीज़ें होती हैं उनको चेंज करने की कोशिश की जाती है। जो पीआईओ वहाँ पे रहते हैं अफ्रीका में, उनसे कहा जाता है कि आप फ्रीडम स्ट्रगल को मतलब सपोर्ट करिए, बिकॉज अफ्रीका में भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा होता है अंग्रेजों और फ्रेंच वगैरह के खिलाफ। और कहा जाता है कि जो ब्लैक कम्युनिटी है उसके सपोर्ट में रहिए आप, उनकी कम्युनिटी का जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट करिए, रिजर्वेशन और कोई स्पेशल डिमांड मत करिए, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है केन्या की, वो केनियानाइजेशन शुरू कर देती है अपनी इकोनॉमी का, मतलब केनियाकरण करना शुरू कर देती है। और इस वजह से वो कहती है जो नॉन सिटीजन, जो नेटिव अफ्रीकन्स या नेटिव केनिया के लोग नहीं हैं, मतलब जो बाहर से हैं भारतीय लोग जो हैं, कि आप रेसिडेंस परमिट लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक, मतलब इतने ही एरिया तक या यही काम आप कर सकते हैं, ये सिचुएशन इससे बन जाती है। इंडियन जो केनिया गवर्नमेंट है वो इंडियन लोगों को एडवाइस करती है कि जो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट, यानी ब्रिटिश उनको जो पासपोर्ट दिए होते हैं उसको छोड़ दीजिए और यहीं का लोकल आप सिटीजनशिप ले लीजिए, ठीक है। के बाद जो गवर्नमेंट केन्या की गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है कि आप मतलब जो ब्लैक अफ्रीकन्स है उन्हीं के साथ मिल जाइए, उन्हीं के साथ रह जाइए। लेकिन जो भारतीय लोग होते हैं उनके लिए एडवाइस एक्सेप्ट करना उतना सही नहीं होता, बिकॉज एक्सेप्ट करने का मतलब ये था कि वो अपनी बेटियों की शादी जो है वो अफ्रीकन से करते, जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं थे भारतीय लोग। और उसके बाद ये लोग इंग्लैंड भी माइग्रेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं वेस्टर्न कल्चर में हम अपने बच्चों को लेके गए तो शायद वो उस तरीके से जो कल्चर का आइडिया हमारे कंट्री में है वो खो ना दें। तो ये भी सिचुएशन उनके सामने थी। और एक स्ट्रगल भी था कि ब्लैक कम्युनिटी का लीडरशिप भी आपको एक्सेप्ट करनी है और कोई स्पेशल डिमांड करनी भी नहीं है। ही एक बहुत ही मतलब विशेष ट्रैप की तरह था, क्योंकि अगर ये भारत, जो अफ्रीका में थे वो भारत से जाते तो फिर गरीबी, जॉब ना मिलना, ये सब बहुत मुश्किल वाला था।
उसके बाद अगर वो भारत जाते भी तो जो इंडियन पॉलिसीज़ थी उनको फॉरगेट नहीं करने देती अपना ओल्ड लिंक। एंड उसके बाद उनसे फ़ंड वगैरह की भी डिमांड की जा रही थी क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, ठीक है। और काफ़ी जो लोग इंडिया जाते भी थे उनके साथ ये सिचुएशन होती थी कि बहुत सारे रिलीजियस जो लीडर्स होते थे, धर्म से संबंधित गुरु होते थे, फंड कलेक्टर्स वगैरह आ जाते थे और उनसे पैसा मांगते थे बिकॉज वो बाहर देश से कमा के आए होते थे। तो इस सिचुएशन में उनका जो होता है वो बहुत ही क्राइसिस वाले समय में आ जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट से भी ट्राई करते हैं वो कांटेक्ट करने का, बट इंडियन गवर्नमेंट भी उस टाइप से हेल्प नहीं कर पाती है। इस इशू को डिस्कस किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने क्या किया कि देखिए इस तरीके से मैंने बात की कि केनिया गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि केनियाकरण कर दे वो अपने एरिया का, वहाँ पे इंडियंस और बाहर के लोग के लिए उतनी जगह नहीं बची थी, ठीक है। लेकिन उनके पास घर पे आना वापस यानी इंडिया वापस आना भी सिचुएशन नहीं था, ठीक है। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश की कि इस तरीके से सिचुएशन को किया जाए, इस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए कि जो अफ्रीकन्स हैं एंड इंडियंस हैं वो एक साथ केनिया में आके मतलब काम करें या इंटीग्रेट, जो इंडियन कम्युनिटी है वो इंटीग्रेट हो जाए, उनके साथ मिल जाए, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसी सोसाइटी बन जाए केनिया में जो मल्टी रेशियल हो, यानी वहाँ पे ब्लैक्स भी हैं, ये ब्राउन इंडियंस भी हैं और वाइट भी हों, ठीक है। बट सिचुएशन कुछ खास अभी सुधरी ही नहीं थी तब तक युगांडा जो एक ऐसी अनदर ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पे इंडियन पॉलिसी एक इंडिया के लोगों के खिलाफ एक ऐसी पॉलिसी बनी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक ईडी अमीन करके पावर में आते हैं युगांडा में 1971 में, ठीक है। और ये चाहते थे कि जो पूरा युगांडा इकोनॉमी है वो युगांडा अफ्रीकन्स के हाथ में हो, यानी जो भी युगांडा में ओरिजिन हुआ है वहाँ का जो शुरुआत से रहा है अफ्रीकन उसी के हाथ में हो। वहाँ पे करीब 80,000 एशियन लोग थे, भारतीय भी थे ऑफ कोर्स। इनका मानना था कि ये जो लोग हैं बाहर से, ये लोग वहाँ की इकोनॉमी ख़राब कर रहे हैं और वहाँ पे करप्शन पैदा हो रहा है, इसलिए बिल्कुल भी इन लोगों के लिए जगह नहीं है उनकी कंट्रीज़ में। और उनसे डिमांड की गई कि जो भी PIOs हैं मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और चाहे जो भी ब्रिटिश या इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है उनको 19 डेज में यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसको जगह छोड़ना पड़ेगा। फिर भी इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश की गई इंडियन डिप्टी मिनिस्टर द्वारा कि इस तरीके से करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके सिचुएशन बहुत सुधरी नहीं, तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो ये आमीन है इनको समझाया जा सके कि इस तरीके से मत करिए, 90 डेज़ बहुत कम होते हैं, थोड़ा और समय दीजिए डेडलाइन को कि सॉल्यूशन ले लिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि जो युगांडा के गवर्नमेंट ने या युगांडा के जो हेड थे उन्होंने जो एक्शन लिया था वो रेशियल था, वो रंग भेद और इस तरीके के भेद पे बना हुआ था और इंडिया बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि क्यों अगर करती तो इस तरीके का एंटी एशियन वेव चालू हो जाता जो कि सही नहीं था, जो कि बाद में हमें देखने को मिलता है कि फिजी में भी होता है। तो इस युगांडा क्राइसिस में इंडिया क्या करती है कि उसको समझ में आ जाता है कि अफ्रीका की अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप की सिचुएशन इंडियन लोगों को लेके हो रही है, ठीक है। और अगर हम जो अफ्रो एशियन लोग हैं यानी अफ्रीका में जो एशियन लोग या इंडियन लोग जो रह रहे हैं, अगर उनके इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म उनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया तो बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका से अंग्रेज़ों को और बाकी लोगों को हटाया जा रहा था, तब भारतीय लोगों ने और एशियन लोगों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया था, बहुत इवन मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट देके उनको उनके साथ रहे पूरे प्रोसेस में। लेकिन जब ये आमीन आते हैं युगांडा में तो ये सब चीज़ों को भूल के वो इस तरीके का सिचुएशन लगाते हैं कि जो एशियन या भारतीय लोग हैं उनको बिल्कुल बाहर ही निकाल देंगे उनके देश से, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो बोलती है कि हम एक स्पेशल प्रोविज़न बना देंगे भारत में कि जो भी एशियन लोग हैं चाहे इंडियन लोग हैं जो बाहर गए हैं वो आके इंडिया में फिर से रह सकते हैं, जो भी उनके पास सेविंग और जो भी उनके पास एसेट्स हैं, मतलब जो भी उनके पास पैसा वैसा वो लेके आए और रह सकते हैं भारत में। ऐसा ऑफर देने के बाद भी कोई इंडिया वैसे गया नहीं। उसके बाद आमीन मान जाते हैं जो वहाँ पे युगांडा में आए होते हैं कि हाँ हम जो बिजनेस वगैरह यहाँ पे हैं, ठीक है, इंडियन लोगों की और इस टाइप के लोगों को उनको हम कंपनसेशन दे देंगे कि भाई ये लो अपना पैसा, उसके बाद जो करना है आप कर लो। तो इसमें बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।